हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाठिया और आज हम इस वीडियो के अंदर बीएड जो आपका सेकेंड ईयर है उसकी जो हमारी बुक रहती है जो हमारा पेपर नंबर 5 है, जो एक समावेशी स्कूल बनाना या एक समावेशी विद्यालय बनाना जिसका नाम है। तो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 5 जो है उसकी फर्स्ट यूनिट है ये, और ये फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ निबंधात्मक प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम निबंधात्मक प्रश्न पढ़ते हैं तो हमारे लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न भी लगभग 95% कंप्लीट हो जाते हैं, अटैम्प्ट हमारे से हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से छोटे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम। हमारा निबंधात्मक प्रश्न नंबर 1, समावेशी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका अर्थ स्पष्ट करना है और इसकी अवधारणा की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए, या फिर इसकी परिभाषा और महत्व को समझाइए और समावेशी शिक्षा के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट है क्या। विकसित स्वतंत्र अनुशासन शिक्षा शास्त्र की शाखा के रूप में समावेशित विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत उन बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है जिनकी अपनी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए इनको विशेष आवश्यकता युक्त बालक भी कहा जाता है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता बालक बालिकाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान कर सामान्य बालकों के साथ उनको शिक्षित किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा के स्वरूप को कौन, क्या, कैसे, कहाँ, किसकी आदि शब्दों से देखा जाता है। विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा को समक्ष बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं, योग्यताओं और व्यक्तिगत शैक्षिक प्रणाली के रूप में देखा जाता है, और इनके अंतर्गत शिक्षक, मनोविज्ञान, वाणिज्य विशेषज्ञ, चिकित्सक समावेशी बालकों की आवश्यकता अनुसार सहायता करके उत्तरदायित्व रखते हैं, और विशेष आवश्यकता युक्त बालकों को विद्यालय, परिवार तथा समाज में समायोजित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे ये बालक बालिकाएं दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कर सकें। विशिष्ट शिक्षा अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक सक्षम शिक्षा है ये, और विशिष्ट शिक्षा बालक बालिका की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में मात्र आंशिक परिवर्तन की या अनुशीलन की अपेक्षा रखती है। विशिष्ट शिक्षा का स्वरूप सामान्य शिक्षा से थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसे सहजता से पहचाना जा सकता है। जबकि सामान्य बालकों का शिक्षण नियमित सामान्य कक्षा में संपादित किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन विशिष्ट शिक्षा हेतु संसाधित कक्ष, विशेष विद्यालय और आवासीय शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता होती है, और साथ ही अध्यापन करने वाले अध्यापक भी सक्षम बालकों को इस प्रकार से शिक्षित करते हैं जिससे ये बालक परिवार और समाज पर बोझ न बन जाए, और शिक्षा हेतु शिक्षण प्रक्रिया और असंख्य शिक्षण विधियों द्वारा ज्ञान प्रदत्त करने का प्रयास करते हैं। अक्षम बालकों की अक्षम बालकों की सक्षम शिक्षा जिनकी विशेष आवश्यकताएं होती है, यह शिक्षा शैक्षिक अनुदेश है, ठीक है, जिसमें बालक बालिका की शिक्षा, शिक्षण पाठ्यक्रम में आंशिक परिवर्तन, शिक्षण विधियां, संसाधित कक्ष, उपकरणों आदि शैक्षिक सुविधाओं से है, जहां पर बालक स्वयं को सुरक्षित प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके तथा इको फ्रेंडली कक्षा वातावरण के अंदर शैक्षिक अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके और अपने अधिकारों का संरक्षण कर सके और पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इसके लिए कुछ परिभाषाएं भी हैं। विभिन्न विद्वानों ने जो है विशिष्ट शिक्षा को विशिष्ट बालकों से जो संबंधित है उसके लिए अनेक परिभाषाएं दी है। विशिष्ट शिक्षा से संबंधित एक परिभाषा S.M. किर्क ने दी है कि विशिष्ट शिक्षा शब्द शिक्षा के उन पहलुओं या पक्षों को इंगित करता है जिसे प्रभावशाली एवं विकलांग बालकों के लिए किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के संदर्भ में यह शिक्षा उपयुक्त नहीं है। विशिष्ट शिक्षा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें कुछ विशिष्ट गुण लक्षण होते हैं, और उन्हीं गुण लक्षण विशेषताओं के कारण वह दूसरों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा विद्यालयी व्यवस्थाओं में संशोधन चाहता है जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके, ये भी S.M. किर्क ने कहा है। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से तैयार किए गए साधनों द्वारा विशिष्ट आवश्यकता युक्त बालकों के शिक्षा या प्रशिक्षण देना है। इसके लिए प्रशिक्षित अध्यापक, संसाधन, अध्यापन तकनीक और संसाधित कक्ष और अन्य सुविधाएं प्रदान करने से है। ऐसी परिभाषा हलहन एंड कॉफमैन ने कही है। विशिष्ट शिक्षा वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली बुद्धि विकास में इतना भिन्न है, मतलब सामान्य से इतना भिन्न है कि वह नियमित दृष्टि से विद्यालय कार्यक्रम से पूरा लाभ नहीं उठा सकता है और विशिष्ट कक्षा शिक्षण और सेवाएं चाहता है। ये परिभाषा M.R. एंडरसन ने दी है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा महत्वपूर्ण है कि विशिष्ट बालक साधारणतः एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं जो दूसरे बालकों में नहीं होते, और उन्हीं विशेषताओं के कारण वह दूसरों के ध्यान को आकर्षित कर लेता है।
विकलांगता अधिनियम क्या कहता है? विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया अनुदेश है जो विकलांग बालकों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, और इसमें कक्ष वर्ग कक्ष अनुदेश, गृह अनुदेश और अस्पतालीय या सांस्थानिक अनुदेश भी सम्मिलित होते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें तो निम्न विशेषताएं परिलक्षित होती हैं कि विशिष्ट बालकों के लक्षण गुण स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं और अक्षम बालकों के विकास की गति सामान्य से तीव्र होती है। विशिष्ट बालक सामान्य शिक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सकता। विद्यालय कार्यप्रणाली में आंशिक परिवर्तन की आवश्यकता इनके लिए होती है और एक विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, शैक्षिक उपलब्धि में मुख्य धारा में सम्मिलित होता है। विशिष्ट शिक्षा सामान्य बालकों पर लागू नहीं होती। विशिष्ट बालकों को विशेष विद्यालय में संसाधित कक्ष की आवश्यकता होती है जहाँ पर अक्षम बालक अध्यापक द्वारा दिए गए निर्देशों का अभ्यास कर सके। विशिष्ट शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा है, विशेष पूरा लाभ इनको प्राप्त होना चाहिए। अगर हम बात करें, विशिष्ट शिक्षा अक्षम बालकों को सक्षम बनाती है, सामान्य और विशिष्ट के मध्य समानता और अलगाव को दूर करती है और शिक्षकगण आम बालकों के समान शिक्षण विधियों का उपयोग अक्षम बालकों को शिक्षित करने में लगाए। इन बालकों को समयानुसार निर्देशन परामर्श दें जिससे इनकी आत्मग्लानि की भावना दूर हो सके और समाज पर बोझ ना बने, बल्कि समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, या सामान्य के साथ कदम से कदम मिलाकर ये चल सके। विशिष्ट शिक्षा शैक्षिक अनुदेश है। ये विशिष्ट शिक्षा जो है वो एक शैक्षिक अनुदेश है या चुनौतीपूर्ण व्यवसाय है जिसके अंतर्गत अपंग बालकों की शिक्षा, शैक्षिक गतिविधियां, पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण शिक्षक के माध्यम से विशेष आवश्यकता युक्त बालकों को शिक्षण अधिगम संबंधी सुविधाओं को प्रदान कर शिक्षित करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए तो महत्व के लिए प्रश्न नंबर 2 और सिद्धांत के लिए प्रश्न नंबर 3 है। चलिए तो आगे के ही प्रश्न है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। तो समावेशी शिक्षा की महत्व और आवश्यकता की बात करें तो समावेशी शिक्षा वर्तमान समाज की एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है। व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह विविध प्रकार के विभेदों और असमानताओं के कारण हुई रिक्तियों को भरने में सहायक है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। शिक्षा की सर्वव्यापकता। देखिए, शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है यदि प्रत्येक बालक के गुणों, स्तर और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर शिक्षा का विस्तार किया जाए, और समावेशी इस अवधारणा को मुख्य रखते हुए पाठ्यक्रम निर्धारित करने पर बल देती है। ठीक है जी, तो समावेशी शिक्षा जो है वो सार्वभौमिक शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों में योगदान देती है। संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। तो देखिए, ये ज़रूरी क्यों है, इसकी आवश्यकता इसलिए कि भारत एक प्रजातंत्र गणराज्य है और यहाँ शिक्षा के आधार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है, जहाँ जाति, रंग भेद, धर्म, लिंग भेद किसी भी का भी कोई स्थान नहीं है। तो किसी भी शिक्षा प्रणाली में यह निर्णय करने का अधिकार किसी को भी नहीं है कि कौन शिक्षा ग्रहण करेगा और कौन नहीं। इसलिए समावेशी शिक्षा बिना किसी विभेदन के सभी को शिक्षा प्राप्त करने का आह्वान करती है। निर्धनता चक्र की समाप्ति। भारत जैसे देश में शिक्षा को ज्ञान संग्रहण के साथ साथ जीविकोपार्जन का भी एक उपयुक्त साधन जो है वो समझा जाता है और इसकी आवश्यकता भी है। शिक्षित व्यक्ति कोई भी रोजगार करे, हस्त कौशल, अर्थ कौशल, कौशल पूर्ण, उसे अपने कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान होता है, वह शोषण से बच सकता है तथा अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकता है। लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति अपनी असमर्थता के कारण लाचार होता है। परिणाम स्वरूप गरीबी और उत्पीड़न का चक्र जो क्या त्यों बना रहता है। राष्ट्र का विकास। तो देखिए, देश की खुशहाली एवं संगठन के लिए विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसमें सभी नागरिकों के यथोचित योगदान की सदैव ज़रूरत होती है। लेकिन अपनी क्षमता और सामर्थ्य की उपयुक्तता की अनुभूति एवं प्राप्ति के बिना किसी देश की एक बहुत बड़ी संख्या उसके नवनिर्माण में कैसे और कितनी सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। यूनेस्को ने जेनेवा में अपने सम्मेलन में यह स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षा के आशातीत विस्तार के बावजूद भी 72 मिलियन से अधिक निर्धनता और सामाजिक हाशिए स्तर पर स्थित बच्चे किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं ले पाए हैं तथा ऐसे प्रत्येक 10 में से 7 बच्चे उपशहरी सहारा अफ्रीका तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया के जो है देशों से है। स्पष्ट है कि शिक्षा से वंचित व्यक्तियों से राष्ट्र के विकास में योगदान की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। देखिए, राष्ट्र के विकास में योगदान से पहले उपयुक्त संसाधनों के उपयोग से व्यक्ति के लिए स्वयं की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक होता है। ठीक है जी, तो समावेशी शिक्षा इन सब के लिए एक उत्तम साधन है। शिक्षा का स्तर बढ़ाना।
तो देखिए, समावेशी शिक्षा न केवल सबके लिए शिक्षा है बल्कि सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। और इस शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों के दैहिक, मानसिक, समाजात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के मूलभूत सिद्धांत पर पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को लचीला बनाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि इस प्रावधान से ही बच्चों का सर्वपक्षीय विकास संभव हो सकता है। और इस पद्धति में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को इस प्रकार नियोजित किया जाता है जिससे प्रत्येक बालक का इष्टतम विकास होता है तथा वह अपनी क्षमताओं के संपूर्ण उपयोग से उपलब्धि प्राप्त करता है। स्पष्ट है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली से गुणात्मक शिक्षा का उद्बोधन होगा। सामाजिक समानता का उपयोग और प्राप्ति की बात करें तो अधिकारों और संभावनाओं से लाभान्वित होने की समानता का कार्यक्षेत्र ही समावेशी शिक्षा है। संवैधानिक समानता के सिद्धांतों का व्यक्तियों और समाज को तभी लाभ हो सकता है जब उन्हें कार्यान्वित किया जाए, और विद्यालय इस दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थान है। जेनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन 2008, जो कि नवंबर 2008 में हुआ, में समावेशी शिक्षा पर 10 प्रश्न के अंतर्गत यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि स्कूल ऐसा स्थान है जहाँ सभी बच्चे भागीदार होते हैं तथा सभी के लिए एक समान व्यवहार किया जाता है। समाज के विकास और सशक्तिकरण के लिए डेफिनेटली, अच्छी नागरिकता के उत्तम गुणों के विकास के लिए आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग वो कर सकें, इसलिए उन्हें जो एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। और व्यक्तिगत जीवन उनका अच्छा हो, खुशहाल हो और विकास के दृष्टिकोण को वो अपनाएं, तो इसके लिए समावेशी शिक्षा जो है बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इसके महत्व को बात करें तो इसके महत्व को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। इस पद्धति के अंदर चूँकि अधिगम में बालक एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे पीयर ट्यूटरिंग, इसलिए उन्हें सीखने की सुविधा और सरलता होती है और परिणाम स्वरूप उनकी उपलब्धि का स्तर उच्च होता है। वे एक दूसरे को सहयोग प्रदान करके प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं और इस शिक्षण प्रणाली के माध्यम से बालक एक दूसरे की अद्वितीय योग्यताओं और गुणों को समझना और उनकी सराहना करना सीखते हैं, और असशक्त बालक स्वाभाविक तरीके से एक स्वाभाविक और अनुज्ञात्मक वातावरण में मैत्रीपूर्ण व्यवहार का पोषण पाते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, समावेशी शिक्षा एक प्रथम स्तरीय प्रयास है डेफिनेटली, और परिवार के साथ सांत्वना और संतोषपूर्ण प्रभाव भी इससे आता है। जैसे जैसे बच्चा पढ़ेगा तो जो भी उदासीनता और निराशा उनके घर में क्रिएट हो जाती हैं अशक्त और अपंग बालक के जन्म के साथ ही माता पिता में, तो वो भी दूर होगी जैसे जैसे वो अपने आप पर जो है आत्मनिर्भर होता रहेगा। समावेशी शिक्षा का महत्व क्यों है? वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए, शिक्षा प्रणाली का प्रत्यक्षीकरण एक समस्या के रूप में, देखिए सिंपल सी बात है, शिक्षकों का निम्न स्तरीय प्रशिक्षण प्रावधान, शिक्षकों की अभिवृत्ति, दोषपूर्ण और पहुंच रहित वातावरण होता है, अत्यधिक शिक्षापात और असफलताएं रहती हैं, ठीक है, और जो शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम स्थिर और संकीर्ण है, शिक्षकों और विद्यालयों को समर्थन प्राप्त नहीं है, माता पिता का जो है आवेष्टान नहीं है, और शिक्षण सहायक सामग्री का भी अभाव है। इसलिए इसका महत्व आवश्यक है, मतलब इसको सेट करना ज़रूरी है। समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धांतों की अगर अपने व्याख्या करें तो देखिएगा, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है। तो सिंपल सी बात है, विशिष्ट प्रक्रिया, यानी कि ये प्रक्रिया एक विशिष्ट प्रक्रिया जो दर्शाती है कि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिताओं को विद्यालय की व्यवस्था का निर्धारण और विश्लेषण करने का पूर्ण अधिकार है, जहां पर बालक को अपनी आवश्यकता अनुसार शिक्षा दी जा सके। यदि माता पिता शिक्षण संस्था की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है तो वह बालकों को उस संस्था से निकालकर किसी अन्य में प्रवेश जो है वो दिला सकती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, जिन विद्यार्थियों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशिष्ट कक्षाओं में दिया जाए या उनसे संबंधित संसाधन युक्त कक्षा में। इस प्रकार की शिक्षा उन बालकों की वर्तमान कार्यप्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता दो प्रकार की होती है, व्यक्तियों में अंतर और मनुष्य का स्वयं से भेद होना। मतलब अलग अलग व्यक्तियों का अंतर, मनुष्य का स्वयं में भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेबल होती हैं, मतलब अलग अलग गुणों में अलग अलग होते हैं। दूसरे शब्दों में, कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं जो शिक्षा की और विशेष झुकाव रखते हैं, और ऐसे छात्रों को विशेष शिक्षण आवश्यकताएं विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। माता पिता का सहयोग, यदि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता भी शिक्षण कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं तो विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अविभेदी शिक्षा, ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके, और प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कोई भी निरस्त नहीं। देखिएगा, शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए और सामान्य शिक्षा संस्थाओं में
किसी भी बालक को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प किसी भी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। नियंत्रित वातावरण, जहाँ तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्ष में होनी चाहिए तथा कक्षा सामान्य हो सकती है और सामान्य कक्ष बाधित छात्रों को न्यूनतम विघ्न डालने वाला वातावरण प्रदान करता है। अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा के प्रतिमानों का निर्धारण, ठीक है जी, डिस्कस द मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जिससे बालक की दृष्टि, श्रवण, मंदबुद्धि, अस्थिग्रस्तता के फलस्वरूप देखने का, सुनने का, सोच करने का, चलने फिरने का क्षमताओं में और अन्य विकासात्मक अवस्थाओं में गंभीर होने के कारण सामान्य बालकों के साथ नियमित शिक्षण के कार्यक्रमों में उसे शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अक्षम बालकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने और शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु पूरक उपाय आवश्यक होते हैं और संवेदनात्मक अंग की हानि या क्षति के रूप में विकलांगता को परिभाषित किया जाता है। यह विकलांगता जन्मजात या बाद की अवस्था में भी हो सकती है और संवेदना के जिस अंग में यह क्षति होती है उस अंग के सामान्य क्रियाकलाप में विघ्न पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे के कान में छेद है तो उसे ठीक से सुनाई नहीं देगा। इसी तरह दृष्टि दोष की वजह से कोई बच्चा कोई चीज़ ठीक से नहीं पढ़ सकता है, न देख सकता है और न ही समझ सकता है। अस्थि संबंधी दुर्बलता भी शरीर के किसी अंग जैसे हाथ की अंगुलियों का गायब होना, पोलियो से ग्रस्त होना, अपने अधिगम के दौरान बालक चीज़ों को मनचाहे ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाता है और दुर्बलता में कार्य करने की शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है और इस प्रकार अपंगता एक बाधा है जो बच्चों को असमर्थता के कारण उसके साथ लग जाती है और इससे बालक की सामान्य दिनचर्या में दिक्कतें पैदा होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1980 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगता का रूप इस प्रकार से वर्गीकृत एक प्रतिमान के एक मॉडल के रूप में किया है कि बीमारी कौन सी है जी? विकलांगता। विकलांगता को आप अक्षमता और असमर्थता कहेंगे, बीमारी नहीं कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान विश्व स्वास्थ्य संगठन 1980 विकलांगता के स्वरूप को डायग्राम के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि विकलांगता प्रक्रिया कारणीय तत्व क्या है, या तो वातावरण या सामाजिक अभिवृत्ति। वातावरण तो क्या दे सकता है उसको? विकलांगता दे सकता है और विकलांगता से आती है अक्षमता और अक्षमता से सामाजिक अभिवृत्ति क्या होती है जी? उसमें असमर्थता आ जाती है। ठीक है, विकलांगता से व्यक्तिगत रीज़न तो क्या होंगे? वो स्वतंत्रतापूर्वक गतिशील नहीं होगा। अक्षमता परिवार की क्या होगी? देखभाल की आवश्यकता उसे पड़ेगी और समाज की तरफ से कि क्षतिग्रस्तता में देखभाल की आवश्यकता उसे पड़ेगी और क्रियाकलापों को करने में कठिनाई होगी, ये स्वयं का है। सामाजिक एकीकरण कठिन होगा। आर्थिक अयोग्यता ये तो पर्सनल है और फैमिली के साथ सामाजिक संबंधों में कठिनाई, आर्थिक बोझ, पूर्व जन्म का वरदान और अभिशाप। और समाज के देखें तो समाज कार्यों की क्षतिग्रस्तता, उत्पादकता का प्रभावित होना, सामाजिक आवश्यकता या समावेशन आवश्यक और जेंडर समावेशन संवेदनशीलता। मुख्य समावेशी शिक्षा के निम्न प्रतिमान है। पहला, व्यंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान यह कक्षाओं में विशिष्ट बालकों को समेकित करने का बहुमुखी प्रतिमान है और इस प्रतिमान की रचना करने का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में मूलभूत बौद्धिक कौशलों का विकास करना, जिससे वे विद्यालय की अपने प्रति अपेक्षाओं की पूर्ति अपनी योग्यता के अनुसार कर सके। और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा में अपनी गतिविधियों को स्वतंत्रतापूर्वक पूरा करने का अवसर दिया जाता है। अगर हम देखें रणनीति व्यवधान प्रतिमान की, तो यह प्रतिमान कांसस विश्वविद्यालय में बनाया गया था और इस प्रतिमान का आधार यह है कि विद्यार्थी अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं का विकास तभी कर सकता है जब वह सामाजिक, प्रेरणात्मक, अधिगम आदि क्षेत्रों से अनुभव प्राप्त कर सकता है या करता है। पाठ्यक्रम विद्यार्थी के लिए सहयोग प्रणाली की तरह कार्य करता है, जिसके अंतर्गत असमर्थ विद्यार्थियों को सामान्य कक्षाओं में समायोजन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रतिमान के अंतर्गत मुख्यतः 3 सोपान आते हैं। प्रथम, रणनीति में पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सामान्य कक्षा में अपने आप को समायोजित करने में सहायता करता है, परंतु इस प्रक्रिया में सामान्य व विशिष्ट अध्यापकों के बीच सहभागिता आवश्यक समझी जाती है। पाठ्यक्रम में जो अपेक्षाएं अध्यापकों से होती है वे उन्हें पहले ही बता दी जाती है। इन्हीं अपेक्षाओं के आधार पर बच्चों को अधिगम रणनीतियाँ सिखाई जाती हैं। ये बच्चों के लिए एक नक्शे की तरह काम करती है, जिसकी सहायता से वे कक्षा की अपेक्षाओं को पूरी कर सकते हैं। दूसरी नीति में सामान्य कक्षाओं के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत अनुदेशन से पहले उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण किया जाता है और उसके आधार पर पाठ्य योजना तैयार की जाती है। तीसरी रणनीति बच्चों को अभिप्रेरित तकनीक और सामाजिक कौशल दिखाने पर जोर देती है, जिसमें विशेष रणनीति जिसका नाम सहभागी व्यवहार है
बच्चों को सामूहिक कार्य करने के लिए तैयार करती है और इस नीति के अंतर्गत बच्चों को अपनी विशेषताएं खोजने का अवसर दिया जाता है। इस प्रतिमान की प्रमुख विशेषता यह है कि यह काफ़ी हद तक बच्चों को सामान्य कक्षाओं के लिए सफलतापूर्वक तैयार कर देती है और इस प्रतिमान के सफल प्रयोग के लिए कुछ मापदंड पूरे करने आवश्यक होते हैं। उन सभी प्रक्रियाओं को अनुदेशन का हिस्सा बनाना आवश्यक है जो सभी बच्चों के लिए सही है। विशिष्ट अध्यापकों के लिए आवश्यक है कि वे विकलांग बच्चों के लिए अलग अनुदेशन सामग्री नियोजित करें। अध्यापक बच्चों की सामान्य शिक्षा कक्षाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानसिक और दार्शनिक रूप से तैयार हों। सामान्य अध्यापकों और विशिष्ट अध्यापकों की सहभागिता बच्चों का मूल्यांकन तथा उनकी शिक्षा के लिए आवश्यक है। अगर हम बात करें पूर्ण समावेशन प्रतिमान, इस प्रतिमान के अनुसार कक्षा में बालकों को अनुदेशन और सहयोग प्रदान करने के लिए विशिष्ट अध्यापक की आवश्यकता होती है और विशिष्ट अध्यापक कक्षा में अपनी सहायक सामग्री के साथ प्रवेश करते हैं। वह अध्यापक बच्चे को गणित कक्षा में गणित पढ़ाता है और फिर हिंदी की कक्षा में उसे हिंदी सीखने की सहायता करता है, अर्थात वह विभिन्न विषयों के विशिष्ट विद्यार्थियों को सहयोग जो है वो प्रदान करता है। तो पूर्ण समावेशन प्रतिमान इसे कहते हैं। परंतु सामान्य अध्यापक ही बच्चे का पूर्ण उत्तरदायित्व लेता है, चाहे बच्चे की अपनी एक व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाई गई हो। यद्यपि व्यक्तिक शैक्षिक योजना के अंतर्गत बहुत सी नीतियाँ होती है, परंतु फिर भी समावेश में बहुत सी चुनौतियाँ होती हैं। पूर्ण समावेशन को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक सेवाएं हालांकि फिर भी तैयार की जा सकती हैं, तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं। टीम प्रशिक्षण प्रतिमान है, समावेशन चक्र प्रतिमान है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, अगला प्रश्न है हमारा असमर्थता किसे कहते हैं और समावेशन शिक्षा में असमर्थता का क्या अर्थ है स्पष्ट कीजिए। देखिए, असमर्थता किसे कहते हैं तो आसक्तता और असमर्थता से अभिप्राय बालक के जीवन के किसी विशेष पहलू के विशिष्ट लक्षणों से है, जिसके कारण सामान्य से अपसरण की मात्रा उसे सामान्य बालकों से अलग करती है और उसे उस पक्ष संबंधी सामान्य बालकों जैसे क्रियाओं को बाधित करने में बाधित करती है। किर्क के अनुसार विशिष्ट बालक अपने दैहिक, बौद्धिक और सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से भिन्न होता है और उसकी भिन्नता इतनी अपसरित होती है कि वह सामान्य कक्ष क्रियाओं से लाभ नहीं उठा पाता। क्रुत्शेक ने कहा है कि एक विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, दैहिक और सामाजिक लक्षणों से अपसारित हो और सामान्य वृद्धि और विकास में इतना भिन्न कि सामान्य कक्षा के कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा सकता। जर्सिल्ड, टेलफोर्ड और सामरी ने बालकों को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट और असाधारण बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से असाधारण रूप से अलग होते हैं। शिक्षा परिभाषा शब्दकोश के अनुसार वह बालक जो अपनी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं को औसत से विशिष्ट हो, इन सभी में, तो उसे हम विशिष्ट बालक कहेंगे। ठीक है जी। विशिष्टता से अभिप्राय असाधारण से होता है। तो विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा की अगर हम तुलना करें तो देखिए, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, तो देखिए विशिष्ट शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण और इस कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है, बल्कि समावेशी शिक्षा समान शिक्षा के कुछ विशिष्ट विधान उपलब्ध करती है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था गंभीर रूप से बाधितों के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराती है और अपंग बालक इससे लाभ उठाते हैं, जबकि समावेशी शिक्षा में ऐसे बालक लाभ उठाते हैं जो गंभीर रूप से अपंग नहीं है। यह व्यवस्था अपंग और सामान्य बालकों को अलग अलग करती है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग नहीं करती है। उनको सामान्य बालकों के साथ ही समान रखा जाता है। विशिष्ट शिक्षा जो है वो वास्तव में प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट है, लेकिन समावेशी शिक्षा जो है वो प्रत्येक प्रकार से समावेशी है, यानी शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करता है तो है। इस शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा एकीकरण का भाग नहीं समझा जाता जो बाधित बालकों को दी जाती है। इसके द्वारा विशिष्ट कक्षाओं को यह स्थापित करना पड़ना है। देखिए, इसे जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसे संपूर्ण शिक्षा का बाधित बालकों के लिए एक भाग समझा जाता है और ये अपंग बालकों के लिए कुछ अधिक सहायता प्रदान करती है। अगर हम बात करें विशिष्ट शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर है, तो समावेशी शिक्षा समानता के आधार पर है। विशिष्ट शिक्षा प्रतिभाशाली और अपंग बालकों के लिए पुराना विचार है, जबकि समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का नया प्रगतिशील स्वरूप है। विशिष्ट शिक्षा कुछ चिकित्सा का रूप रखती है, लेकिन समावेशी शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। अगर हम बात करें एकीकृत शिक्षा का अर्थ, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का आंदोलन सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने तथा सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर देने के रूप में देखा जाता है कि उन्हें कम नियंत्रित और अधिक प्रभावशाली वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए और कम प्रतिबंधित वातावरण जो बाधित बालकों को चाहिए केवल सामान्य शिक्षण संस्थाओं में ही दिया जा सकता है। तो अगर हम बात करें एकीकृत शिक्षा के 4 निर्देशक तत्वों की,
तो एकीकृत शिक्षा के 4 निर्देशक निम्न हैं। अपंग बालकों के पास भी वही अधिकार होते हैं जो बाकी बालकों के पास होते हैं। वे समाज के अंदर बराबर के भागीदार होते हैं। उनके अंदर सामान्य नागरिकों की तरह जीवन की सभी विशेषताएं हैं और वातावरणीय परिस्थितियों में उन्हें भी उत्थान हेतु वही अवसर प्राप्त है जो अन्य बालकों को प्राप्त होते हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो एकीकृत शिक्षा सभी बाधित बालकों के लिए मुख्यधारा संबंधी सुविधाएं प्रदान करती हैं और एकीकृत शिक्षा शिक्षण की समानता और अवसर अपंग बालकों को प्रदान करती है जो अब तक नहीं दिए गए हैं। यह मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा सार्वभौमिक शिक्षा का एक आयाम है। यह अनुभवों के द्वारा बालक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करने में सहायता करती है। यह असमर्थी बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर बल देती है। एकीकृत शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अपंग और अपंगता रहित दोनों श्रेणियों के बालकों को सम्मिलित किया गया है। यह कुछ विशिष्ट प्रावधानों के साथ दृष्टिहीन, बधिर, वाणीबाधित, मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग बालकों को शिक्षा प्रदान करती है और यह असमर्थी बालकों को सामान्य बालकों के साथ अंतःक्रिया करने हेतु सामान्य वातावरण प्रदान करती है जिससे वे वातावरण के साथ अनुकूलन करना सीखते हैं तथा अपने मित्र समूह के साथ स्वीकार्य बन जाते हैं। और यह असमर्थी बालकों के लिए सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करती है जो उनके लिए आवश्यक है। एकीकृत शिक्षा विद्यालय के वातावरण को बेहतर बनाकर प्रदान की जाती है और असमर्थी बालकों को सामाजिक जगत में रहने के लिए वृहत क्षेत्र प्रदान करता है। एकीकृत शिक्षा की विशेषताओं की बात करें तो यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित और अधिक प्रभावशाली वातावरण उपलब्ध करवाती है ताकि वे सामान्य बालकों के साथ जीवन यापन कर सकें। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है बल्कि एकीकृत शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है और इस शिक्षा को ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो और वे समाज के अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर बनकर जीवन यापन कर सकें। यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में जो है वो स्वीकार करती है और समन्वित शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार एकीकृत शिक्षा अपंग बालकों के पृथकीकरण के विरुद्ध व्यावहारिक समाधान है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के साथ महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। एकीकृत शिक्षा सामान्य कक्षा अध्यापक, दक्ष अध्यापकों, अभिभावकों और सामुदायिक सदस्यों के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने और उनके नागरिक अधिकारों को यह शिक्षा जो है वो सुनिश्चित करती है। यह बाधित बालकों की शिक्षा की आर्थिक प्रणाली है तथा यह विशिष्ट शैक्षिक परिस्थितियों में बालकों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को भी हल करती है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो देखिए, सिंपल सी बात है कि एकीकृत शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत असमर्थी और सामर्थ्यवान बालकों को नियमित अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जाती है और इसके शिक्षण के स्रोत शिक्षक के लिए स्रोत अध्यापकों और स्रोत कक्ष की सहायता उनकी असमर्थताओं के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार जो है वो ली जाती है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग बालकों को समाज में समायोजित करना है जिससे उनकी सामान्य वृद्धि हो सके और वे साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। एकीकृत शिक्षा के अन्य उद्देश्य निम्न हैं: बालकों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण करना, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शैक्षणिक प्रावधानों को बढ़ाना, बालकों को प्रोत्साहित करना, दैनिक जीवन संबंधी कौशलों और क्षमताओं में आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक बनाना, ऐसे तरीकों का निर्माण करना जिसके द्वारा स्थानांतरण और पुनः स्थानांतरण सेवाएं उपलब्ध हो, स्वस्थ अभिवृत्तियों के निर्माण के लिए सामुदायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, बालकों की असमर्थताओं की सफलतापूर्वक व जितनी जल्दी हो सके पहचान करना, आर्थिक रूप से बालकों को स्वावलंबी बनाना और बाल्यावस्था की असमर्थताओं से बचाव करना, असमर्थी बालकों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से समर्थ बनाना, शिक्षा को सभी के लिए सार्थक और उपयोगी बनाना और व्यक्तियों और राष्ट्र के कल्याण को सुनिश्चित करना, बालकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस उत्पन्न करना, विभिन्न क्षेत्रों में असमर्थी बालकों द्वारा अपने कौशल और क्षमताओं को प्रदर्शित करने की शुरुआत करना, और प्रत्येक बालक के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, किंतु वे अवसर सभी के लिए एक समान न बनकर उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुरूप बनाना। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो कुछ समय पहले मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिया कि समन्वित शिक्षा हमारे सामान्य विद्यालयों में दी जाए जिससे सभी बालकों को समान अवसर मिले, और विशिष्ट शिक्षा बालकों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध नहीं करा सकती बल्कि वह बालकों के मध्य विभेदीकरण की भावना उत्पन्न कर देती है। तो एकीकृत शिक्षा को निम्न कारणों से उचित समझा जा सकता है कि सामान्य मानसिक विकास संभव है, कि विशिष्ट
शिक्षा बालकों में मानसिक जटिलता उत्पन्न करती है। जैसे अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छ और हीन समझने लगते हैं। एकीकृत शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है और प्रत्येक बालक सोचता है कि वह भी किसी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ जो है वो नहीं है, और इस प्रकार समन्वित शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति की ओर अग्रसर उन्हें करती है। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है कि अपंग और सामान्य बालक के सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है और इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, उन्हें स्वीकार करना, स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकृत बनाना और एकीकृत शिक्षा द्वारा ये सब संभव है। सामान्य वातावरण में छात्र उपयुक्तता की भावना और भावनात्मक समायोजन को प्राप्त करना सीखते हैं। एकीकृत शिक्षा कम खर्चीली होती है और यह शैक्षिक एकीकरण को संभव बनाती है। यह समानता के सिद्धांत को बनाए रखती है और सामाजिक एकीकरण को भी सुनिश्चित करती है। अगर हम बात करें शिक्षा के लिए समावेशन के आधार का वर्णन, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ इंक्लूसिव फॉर एजुकेशन। यह समावेशी शिक्षा के जो भी विभिन्न कार्यक्रम और व्यवस्थाएं हैं उनका शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में हमें जो है संदर्भ करना है, यानी कि वर्णन करना है। चलिए, शिक्षा में समावेशन के आधार। देखिए, प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। बालकों के सीखने के तौर तरीकों में विविधता हालांकि होती है और अनुभवों के द्वारा अनुकरण के माध्यम से चर्चा, प्रश्न पूछना, सुनना, चिंतन मनन, खेल क्रियाकलापों, छोटे और बड़े समूहों में गतिविधियां करना आदि तरीकों के माध्यम से बालक अपने आप के परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक बालक को सीखने सिखाने के क्रम में सूचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है। बालकों को सीखने से पूर्व सीखने सिखाने के लिए तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए सकारात्मक वातावरण निर्मित करने की ज़रूरत होती है। बालक उन्हीं सीखी हुई बातों के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाता है जिनके बारे में उसके परिवेश के कारण भली भांति समझ विकसित हो चुकी हो, और सीखने की प्रक्रिया विद्यालय के साथ साथ विद्यालय के बाहर भी निरंतर चलती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया आरंभ से पूर्व बालक के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जानना आवश्यक है और बालक की विविधता के प्रति आदर रखना आवश्यक है। विभिन्न कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो समाज और सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। आइए, कुछ कार्यक्रम हैं, समय समय पर जो भी कार्यक्रम मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बनाए गए उनके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले, स्वतंत्रता के पूर्व 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में प्रकाशित सार्जेंट रिपोर्ट ने विकलांगों को शिक्षा प्रदान करने की बात कही। इस रिपोर्ट के अनुसार विकलांग बच्चों को विशेष शालाओं में, जहां उनके व्यवहार और अक्षमता को समझा जा सके, भेजा जाना चाहिए। और फिर ये भारत आए और यह देखने की कोशिश की कि रिपोर्ट में जो सुझाव दिए हैं उनको किस हद तक लागू किया गया है। जो उन्होंने देखा वह उनकी पुस्तक में लिखा है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन चेयरपर्सन कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा पद्धति में विकलांग बच्चों को अलग नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है जी। 1934 में मानसिक विकलांग बच्चों के प्रथम स्कूल की स्थापना की गई और सर्व शिक्षा अभियान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष फोकस समूह, माफ कीजिएगा, तो सर्व शिक्षा अभियान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष फोकस समूह के अंतर्गत माना गया, जिसमें बालिकाएं, SC/ST समूह को रखा गया। NCERT ने शिक्षा विभाग के लिए विशेष आवश्यकता समूह CWSN हेतु बैठकें भी आयोजित की, जिसमें अधिगम आवश्यकता वाले सामाजिक रूप से पिछड़े और प्रभावहीन समूहों जैसे SCs, STs, अल्पसंख्यक हेतु जो है कार्यक्रमों की आरंभ करने की बात की गई। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन ISCED 7 यूनेस्को 1997 के अनुसार स्पेशल नीड्स एजुकेशन SNE का अर्थ एजुकेशनल इंटरवेंशन से है और इसे SEN मानने पर बल दिया गया। SNE के स्थान पर SE यानी कि स्पेशल एजुकेशन का उपयोग किया गया। कई देशों में निःशक्त बच्चों को नियमित पद्धति से शिक्षण दिया जाता है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ विकलांग वर्ग के बच्चों को भी शामिल किया गया, जो शाला में जो है किन्हीं कारणों से सफल नहीं है। में कई राज्यों में स्पेशल एजुकेशन शब्द को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया और पूर्ण रूप से लर्नर विद स्पेसिफिक डिसेबल को फोकस किया गया। इस ड्राफ्ट को इंक्लूसिव एजुकेशन स्कीम MHRD ने स्वीकारा और समावेशन की पृष्ठभूमि को जानने के लिए समय समय पर तैयार और लागू किए गए प्रतिमानों को भी समझना आवश्यक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्थाएं की बात करें तो अब तक हमने जाना कि
निःशक्तता के लिए शासन ने समय समय पर किन प्रतिमानों को लागू किया। और अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं और समय समय पर उनमें क्या बदलाव आए हैं। समेकित शिक्षा, देखिए 1970 में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना समेकित शिक्षा IEDC लागू की गई, जिसमें इन बच्चों को सामान्य शालाओं में प्रवेश, उनकी उपलब्धि और ठहराव की सुविधा भी प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य उन्हें समाज से समानता के साथ जोड़ना और सामान्य रूप से विकास की ओर ले जाना था, ताकि उनमें साहस और आत्मविश्वास उत्पन्न हो। 1987 में NCERT ने यूनिसेफ के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन PIED लागू किया, ताकि निःशक्तता के साथ अधिगम करने वालों को नियमित शालाओं में भेजा जा सके। और 1994 के मूल्यांकन से यह निष्कर्ष पाया गया कि न सिर्फ इनका नामांकन बढ़ा, बल्कि सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में इनका स्तर भी बढ़ा है। 1997 में IEDC का एकीकरण अन्य प्रोजेक्ट DPEP 2002 सर्व शिक्षा अभियान के साथ हो गया। IEDC एक विस्तृत रूप से उन्हें उपकरणों और शिक्षा व्यवस्था के रूप में कार्य करने लगी, और जिसमें पूर्व शाला प्रशिक्षण, अभिभावकों को परामर्श, पुस्तकों और स्टेशनरी के भत्ते, गणवेश, वाहन, ये सब चीज़ें दी जाने लगी। और समाज का सहयोग और 8 से 10 स्कूल के प्रत्येक क्लस्टर में स्रोत कक्षा की व्यवस्था भी की गई। संविधान की बात करें तो 1948 में यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने घोषणा की कि शिक्षा बालक का अधिकार है, जिसे 1990 में वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल ने भी माना। और इसके अतिरिक्त इसकी परिस्थितियों में सुधार हेतु में समानता के अधिकार हेतु 1993 के मानक नियम एवं संविधान बनाए गए। The Rehabilitation Council of India Act 1992, the Person with Disabilities Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation Act 1995, PWD Act जो है, और National Trust for Welfare and Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999। तो विशेष शालाओं की परिवर्तित भूमिका जो है, विशेष शालाओं की स्थापना और समेकित शिक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए। और 1947 में कुल 32 दृष्टिहीन, 30 मूक और 3 मानसिक विकलांगता की शालाएं थीं, किंतु वर्ष 2000 तक इनकी संख्या 3000 हो गई। वर्तमान में भारत में निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा तंत्र का एकीकृत भाग माना जाता है, और इसी विश्वास के साथ नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण भी किया जाता है। NCF 2005 में समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें तो अकेलापन या एकांत न तो निःशक्त अधिगमकर्ता के लिए अच्छा है और न ही सामान्य अधिगमकर्ता जो कि निःशक्त नहीं है। तो सामाजिक आवश्यकता है कि विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता को समावेशी शालाओं में अन्य अधिगमकर्ता के साथ शिक्षित होना चाहिए, ताकि मूल्यवान, प्रभावी और शैक्षिक व्यवस्थाएं हो सकें। सामान्य शिक्षा में विकलांगों की स्थिति, देश में स्वतंत्रता के बाद शैक्षिक सुविधाओं में इस विकास में पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हुए हैं। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामान्य स्कूलों में विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था करती है, और नीति का मुख्य उद्देश्य सामान्य समाज के साथ विकलांगों को समेकित करना और उन्हें साहस तथा विश्वास के साथ जीवन का सामना करने के योग्य बनाना है। अगर हम नेक्स्ट देखें, अगला हमारा क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में सभी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के लाभ बताइए, या शिक्षा के अधिकार का महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और शासन द्वारा देश के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। कुछ इस तरह की बात 20वीं सदी के आरंभ में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कही थी। ज्योतिबा फुले ने भी शिक्षा की दलितों की मुक्ति का मार्ग मानकर अंग्रेजों से गुहार की थी, लेकिन उस विचार की उस समय तवज्जो नहीं मिली उस विचार को, और अंग्रेजों की प्राथमिकताएं क्योंकि अलग थी। आज़ाद भारत में भी यह मांग बरकरार रही, और 21वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते देश के सभी वर्गों ने यह महसूस किया कि नए उद्योगों में रोजगार पाने के लिए, खेती की नई तकनीकों को जानने के लिए, संचार माध्यमों के बेहतर उपयोग के लिए शिक्षा को केवल साक्षरता या कौशल अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जोड़कर देखना चाहिए। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो हमारे देश में जब औपनिवेशिक सरकार के तत्वाधान में आधुनिक शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ, तब शासकों की मंशा केवल इतनी थी कि भारत के कुछ लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए, जनसाधारण को नहीं। लेकिन जब ज्योतिबा फुले और रमाबाई सरस्वती जैसे लोगों ने देखा
कि भारतीय समाज के वंचित लोगों की मुक्ति में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, तो वे इसके व्यापक प्रसार की मांग करने लगे। 1911 में राष्ट्रीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गवर्नर जनरल की असेंबली में यह प्रस्ताव रखा कि सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने संबंधी कानून बनाए जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार और कई रियासतों के राजाओं ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर भी ये प्रमुख मांग बनी रही और स्वतंत्रता के बाद जब संविधान बना तो फिर से उसकी मांग उठी, मगर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को कानूनी दर्जा नहीं दिया गया और इसे केवल नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया। फलस्वरूप स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद भी हमारे देश के सब बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे पाए। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना शासन के लिए आसान काम नहीं रहा। हर बच्चे को ऐसी शिक्षा उचित शालाओं के माध्यम से देने के लिए जिस वित्तीय प्रावधान और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है उसकी भारी कमी रही है। फिर भी 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी पहल की अंततः, और उसके बाद उन्नी कृष्णन विरुद्ध आंध्र प्रदेश शासन प्रकरण में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि शिक्षा का अधिकार संविधान के दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों का अंग है। कहा गया कि इस देश के हर बच्चे, हर नागरिक को यह अधिकार है कि उसे 14 वर्ष पूरे होने तक निःशुल्क शिक्षा मिले और 14 वर्ष पूरे होने पर यह अधिकार शासन को आर्थिक क्षमता और विकास की दिशा में निर्धारित होगा। इस निर्णय का मतलब यह हुआ कि संविधान के प्रत्यक्ष रूप से कहा गया हो या नहीं, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हर नागरिक का मूल अधिकार होगा। और यही नहीं, इसका यह भी मतलब था कि अधिकार पैदा होने से लेकर 14 साल पूरे होने तक की अवधि का होगा। कानूनविदों का मानना था कि जीवन का अधिकार तभी सार्थक हो सकता है जब देखिए, यहाँ पर कानूनविदों का मानना है कि जीवन का अधिकार तभी सार्थक हो सकता है जब नागरिक जो है वो शिक्षित हो, और अन्यथा वो जीवन उनका पशु के समान ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस फैसले के चलते संसद ने 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है इसका दर्जा दिया गया। और इससे यह भी कहा गया कि शिक्षा कैसी हो यह राज्य कानून के माध्यम से निर्धारित करेगा। कई शिक्षाविदों का कहना था कि यह देर से लिया गया कदम स्वागत योग्य है, मगर इसमें जन्म से लेकर 6 साल की उम्र तक की परवरिश और शिक्षा को संविधान के दायरे से बाहर रखना अनुचित है। साथ ही शिक्षा को स्वरूप को तय करने के लिए जो अधिकार है वो शासन को दिए जाने के पक्ष में कई लोग नहीं थे। बहरहाल सन 2009 में संसद ने बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो कानून पारित किया। अब हम इसकी विवेचना करते हैं, शिक्षा के अधिकार कानून की विवेचना। 6 से 14 साल के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त करने का अधिकार होगा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा भरने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, निःशुल्क शिक्षा का अर्थ क्या है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि निःशुल्क शिक्षा का मतलब यहाँ केवल शाला की फीस से नहीं है, बल्कि हर प्रकार के खर्च जो शिक्षा के लिए ज़रूरी है, पुस्तक, कॉपी, पेंसिल, बस्ता, यातायात, गणवेश आदि, और यानी शासन को इन सब को वहन करना होगा। लेकिन यह प्रावधान केवल शासकीय शालाओं पर लागू होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून में अल्पकालीन शाला और रात्रिशाला जैसी उन सभी वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्थाओं को नकार दिया और मानक शालाओं में पूर्वकालिक शिक्षा पाना हर बच्चे का अधिकार बना दिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि सार्वभौमिक शिक्षा के लिए इस कानून ने बच्चों या पालकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि स्वशासन को। अगर बच्चे किसी भी कारण से स्कूल नहीं जा पाते तो उसके निराकरण का जिम्मा शासन पर है। शाला स्तर 6 से ज़्यादा उम्र के ऐसे बच्चे जिनका कभी दाखिला नहीं हुआ स्कूल में, ठीक है जी, इन पर प्रारंभिक शिक्षा को या जो भी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा नहीं कर पाए हैं उन्हें अपनी उम्र के मुताबिक उपयुक्त कक्षा में दाखिला दिया जाएगा, यानी एज के अनुसार दाखिला क्लास में मिलेगा। इस कानून के द्वारा स्कूल के कुछ मापदंड तय किए गए हैं और शासन की यह जिम्मेदारी है कि उन मापदंडों के अनुरूप स्कूल बने। कई विद्वानों का मानना है कि स्कूल का मानक न्यून है, जबकि केंद्र शासन द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों को मानक शाला मानना चाहिए। दूसरी तरफ तर्क यह भी है ऐसी शालाएं हर बच्चे को उपलब्ध करवाने के लिए शासन के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए जो भी मापदंड है वो काफ़ी सही हैं। ठीक है जी। शिक्षा के स्तर की बात करें तो किसी बच्चे को शारीरिक रूप से दंडित और मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि को तय करने वाले शैक्षणिक प्राधिकारी इन बातों पर ध्यान देंगे। संविधान के निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता, बच्चे का समग्रता से विकास, बच्चे के ज्ञान संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास, शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास, बाल केंद्रित और बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और
खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न करना, जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा हो, बच्चे को भय, सदमा और चिंता मुक्त वातावरण करके उनको सक्षम बनाना, और बच्चे के ज्ञान की समझ और व्यवहार में लाने की योग्यता और व्यापक और सतत मूल्यांकन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षक का स्तर की बात करें तो NCERT द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो, अध्यापक के तौर पर नियुक्ति के लिए योग्य मानी जाए। अध्यापक जो है वो निम्नांकित कार्य करेगा। स्कूल में नियमित रूप से समय की पाबंदी के साथ अपनी उपस्थिति बनाए रखें, प्रावधानों के मुताबिक पाठ्यक्रम चलाए और पूरा करें, निर्दिष्ट समयावधि में समूचा पाठ्यक्रम पूरा करें, हर बच्चे के सीखने की क्षमता का आंकलन करते हुए ज़रूरत पड़ने पर उसे अतिरिक्त शिक्षण प्रदान करें, माता पिता या अभिभावकों के साथ नियमित बैठक आयोजित करें ताकि बच्चों की उपस्थिति की नियमितता, सीखने की क्षमता और सीखने की प्रगति और आवश्यक जानकारी उन्हें दी जा सके। कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण के कार्य में संलिप्त नहीं होगा, ये भी प्रावधान था। शाला प्रबंधन समिति का गठन, तो यहाँ पर प्रबंधन समिति का गठन भी किया जाता है। निजी स्कूल के समय में प्रावधान, निजी स्कूल के संबंध में प्रावधान, तो देखिए निजी स्कूलों के संबंध में भी काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर लागू नहीं होगा, लेकिन निजी स्कूलों में कक्षा 1 से कुल छात्र संख्या पर 25% पड़ोस के कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चे होंगे, यानी RT जो है इसमें 25% बच्चे होंगे। वित्तीय प्रावधान, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी होगी। केंद्र सरकार की भूमिका की बात करें तो शैक्षणिक प्राधिकारी के सहयोग से धारा 29 के तहत राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा ये विकसित करेंगे और शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु मानकों का विकास करेंगे। नवाचार के उन्नयन, शोध, नियोजन और क्षमता वृद्धि हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहायता और संसाधन प्रदान करेगी। राज्य सरकार की भूमिका देखें तो 6 से 14 साल की उम्र में हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगी। ये सुनिश्चित करना कि किसी भी आधार पर कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बच्चों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। आधारभूत संरचना जिसमें स्कूल भवन, शिक्षकगण और सीखने के उपकरण शामिल हैं वो प्रदान करेगी और प्रारंभिक शिक्षा हेतु समायोजित तरीके से पाठ्यक्रम और अध्ययन के विषय निर्धारित करेगी। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो स्कूल हेतु कुछ मानक मापदंड है कि शिक्षकों की संख्या कक्षा 1 से 5 तक के लिए 60 बच्चों तक 2 शिक्षक होने चाहिए, 90 बच्चों तक 3 शिक्षक, 120 बच्चों तक 4 शिक्षक और 120 से 200 बच्चों तक 5 शिक्षक और 150 से अधिक हो गए तो 5 शिक्षक होंगे और 1 प्रधानाध्यापक होगा। ठीक है, और ओवरऑल छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा। कक्षा 6 से 8 के लिए कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार का होगा कि निम्नांकित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा के लिए प्रत्येक 35 बालकों में से बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक, यानी शिक्षक और बच्चों का अनुपात 35:1। वहाँ जहाँ 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया वहाँ एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा और एक अंशकालिक जो है कला शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा का होगा। भवन की बात करें तो सभी मौसम वाले भवन जिसमें प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधान अध्यापक कक्ष, बाधा मुक्त पहुँच और लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, सभी के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा, दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जा सके ऐसी एक रसोई, खेल का मैदान और बाढ़ या सीमा दीवार द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा। और एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस की बात करें तो 1 से 5वीं के लिए 200 कार्य दिवस, 6 से 8वीं के लिए 220 कार्य दिवस, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षक प्रति घंटे और 6 से 8वीं के लिए 1000 शिक्षण घंटे प्रति शैक्षणिक वर्ष में। शिक्षक के लिए 45 शिक्षक घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। पुरस्कार की बात करें तो अध्यापन शिक्षक पुरस्कार इसके अंदर प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षाकृत उपलब्ध कराए जाएंगे। पुस्तकालय, एक पुस्तकालय होगा जहां पर समाचार पत्र, पत्रिकाएं और विषयों की पुस्तकें, कहानियों की किताबें भी उपलब्ध होंगी। खेल सामग्री और क्रीड़ा पुरस्कार ये सब चीज़ें भी अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।